रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पौधों में रेस्पायरेशन कैसे होता है। ये चैप्टर का नाम ये गलत पड़ा है, ये होना चाहिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन। एक सेल के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है। एक सेल के अंदर रेस्पायरेशन, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ऐसा ही होता है जैसा हम पढ़ाएंगे आज। दोनों में सेम चलता है, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, दोनों में रेस्पायरेशन सेम होता है। दोनों में ग्लाइकोलाइसिस, दोनों में क्रेब्स साइकिल और दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस चैप्टर का नाम सेल्यूलर रेस्पायरेशन होना चाहिए था। क्या पढ़ कर लिख दिया इसने, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है, वो हमारे भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करती है। तो हम जो भोजन खाते हैं ऊर्जा के लिए, हम फूड का किस लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए। लेकिन इस फूड से एनर्जी निकलेगी कैसे, इस फूड से एनर्जी निकलती कैसे है, उसके लिए जिम्मेदार है ब्रीदिंग। जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करती है। कैसे, हमने सांस ली फेफड़ों से, ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड में गई और ब्लड से चली जाएगी हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर चली गई। हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है। डाइजेस्टेड फूड जैसे ग्लूकोज, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइजेस्ट होके बना ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, और ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होके पेट से ब्लड में आ गया और ब्लड से ये भी सेल में पहुंच गया। तो सांस लेने के जरिए, सांसों के जरिए ऑक्सीजन ब्लड में पहुंची और ब्लड से सेल में पहुंची। जो खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट होके, खाना डाइजेस्ट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, ये भी एब्जॉर्ब होके ब्लड में आएगा और ब्लड से जाएगा सेल में। तो सेल में दो चीजें पहुंच गई, सांसों के जरिए ऑक्सीजन और पेट के जरिए ग्लूकोज पहुंच गया। अरे पेट या ब्लड के जरिए क्या पहुंच गया हर एक सेल के अंदर, ग्लूकोज यानी भोजन। तो सांसों के जरिए ऑक्सीजन सेल में पहुंची और डाइजेशन के बाद जो भोजन यानी ग्लूकोज ब्लड से ये भी सेल के अंदर पहुंचा। तो सेल में ऑक्सीजन भी आ गई और सेल में ग्लूकोज भी आ गया। ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन के डाइजेशन और फैट के डाइजेशन से भी चीजें बनती हैं, वो भी डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के जरिए सेल में आ जाती हैं, ब्लड के जरिए सेल में आ जाती हैं। तो हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करती है। All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food। कहता है कि जितनी भी एनर्जी है जीवन को चलाने के लिए, लाइफ की प्रोसेस को चलाने के लिए, इस जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता है वो हमको बड़े बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनके ऑक्सीडेशन से मिलती है। इन बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को फूड कहते हैं। तो सिंपल भाषा में लो, एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी टेढ़ी लगती है, जितनी भी ऊर्जा हम अपने जीवन को चलाने के लिए है वो भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मिलती है। ठीक, मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बड़े मॉलिक्यूल है ना। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और फैट्स, फैट्स हालांकि छोटे होते हैं लेकिन आपस में चिपक के बड़े हो जाते हैं, वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भोजन से ऊर्जा को निकालने में मदद करती है, रिलीज करने में। जितनी भी ऊर्जा हम अपने जीवन को चलाने के लिए चाहिए, अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से मिलती है। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से मिलती है, जिन्हें हम भोजन कहते हैं, यानी फूड के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा मिलती है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। हरे पौधे और साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन बना सकते हैं। ये ग्लूकोज बना लेते हैं अपना, साइनोबैक्टीरिया में कौन आ गया, नॉस्टॉक और एनाबीना।
ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ये अपना भोजन बना सकते हैं। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, या तो सीधे पौधों को खाते हैं तो ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं, और अगर हर्बीवोर्स को खाते हैं तो ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। तो एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट है। अगर ये सीधे पौधों को खाते हैं तो हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को खाते हैं तो ये कार्निवोर्स है, मांसाहारी। तो पौधे नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स भी नहीं होंगे। तो एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर ही निर्भर हैं। डायरेक्टली मतलब हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, इनडायरेक्टली मतलब कार्निवोर्स को खा रहे हैं। ठीक। सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई, जो मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं जैसे फंजाई, आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं। सैप्रोफाइट जैसे फंजाई ये निर्भर होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजों से, मृत सड़ी गली चीजों से भोजन लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं। तो भैया भोजन से ही ऊर्जा मिलनी है, और ये भोजन को ऑक्सीजन जब तोड़ेगी, भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये भोजन से ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे बाहर? तो भोजन को तोड़ना पड़ेगा। भोजन सेल के अंदर पहुंचा ग्लूकोज, इधर से ऑक्सीजन पहुंची सांस लेने के जरिए, ये ऑक्सीजन इस भोजन को तोड़ेगी और ऊर्जा हमको मिलेगी। तो भोजन के अंदर से ऊर्जा कैसे निकाली जाए? सांसों के जरिए जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो इस भोजन को तोड़ेगी और ऊर्जा निकलेगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, जैसे पौधे, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, ये अपना भोजन बना लेते, तो इनको भोजन की जरूरत ही नहीं, बना लेते अपना। एनिमल्स को भोजन की जरूरत पड़ेगी, ये भोजन अपना या तो हर्बीवोर से लेते हैं डायरेक्टली, या कार्निवोर से लेते हैं इनडायरेक्टली। सैप्रोफाइट कैसे भोजन लेते हैं? सैप्रोफाइट से सड़ी गली चीजों पे अपने एंजाइम डालते हैं, एंजाइम से गला के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सैप्रोफाइट करते क्या है? डेड डिकेइंग मैटर, मृत और सड़ी गली चीजों पे एंजाइम डालते हैं, गलाने के बाद एंजाइम से भोजन, डेड ऑर्गेनिक मैटर गल जाता है, फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब भोजन का टूटना। विद इन द सेल, सेल के अंदर भोजन कैसे टूटेगा, सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे टूटेगा और क्या निकलेगी? टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दिस ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और इस एनर्जी से एटीपी बनेगा। भोजन, ऑक्सीजन भोजन को तोड़ेगी, भोजन के टूटने से एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, भोजन के टूटने से जो एनर्जी निकलती है वो हम सीधे यूज नहीं कर पाते, पहले इस एनर्जी को एटीपी में बदलना पड़ेगा, पहले इस एनर्जी को एटीपी में बदलना पड़ेगा। जब कभी जहां कहीं ऊर्जा हमको चाहिए तो एटीपी टूटेगा, एटीपी टूटेगा। तो लिविंग बीइंग ऊर्जा अपनी कहां से लेते हैं? फूड से। फूड से ऊर्जा बाहर निकलेगी कैसे? हमारी सांसों के जरिए। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस फूड को तोड़ेगी, फूड के टूटने से एनर्जी निकली। क्या ये एनर्जी हम सीधे इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा? एटीपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पहले इस एनर्जी से एटीपी बनेगा। वेन एवर एंड वेयर एवर, जब कभी जहां कहीं वी नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एटीपी टूटेगा। जब कभी जहां कहीं हमको कुछ खरीदना है तो हमारा पैसा टूटता है, पंसवा टूटता है, सेल के पास 500 का नोट तो है नहीं। जब कभी जहां कहीं सेल को ऊर्जा चाहिए तो एटीपी टूटेगा। क्या टूटेगा? एटीपी सेल की करेंसी है, हमारी करेंसी हमारा 500 का नोट है। जब कभी जहां कहीं कुछ खरीदना है तो 500 का नोट टूटेगा, लेकिन सेल की करेंसी तो एटीपी है,
जब कभी जहां कहीं ऊर्जा चाहिए तो एटीपी टूटेगा, तो एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन टूटता है और ऊर्जा निकलती है, ये दो जगह होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर फूड हमारा ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा फूड और रिलीज करेगा एनर्जी, दो जगह, साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में तुम तो जानते हो ग्लाइकोलाइसिस चलती है, क्या चलती है? तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो गई। क्रेब्स साइकिल और ईटीएस कहां चलता है? क्रेब्स साइकिल ईटीएस तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। तो ऑक्सीजन सेल के भीतर फूड यानी ग्लूकोज को तोड़ेगी और एनर्जी निकलेगी। ये जो एनर्जी पहले एटीपी में कन्वर्ट होगी, फिर इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है यानी फूड है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी निकलती है। लेकिन पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में यानी ग्लाइकोलाइसिस, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और ईटीएस चलेगा। तो भोजन का ब्रेकडाउन सेल के अंदर दो जगह चलता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन्स और फैट। हम लोग यही तो खाते ही हैं, ये हमारा भोजन है, ग्लूकोज प्रोटीन फैट। कह रहा द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का टूटना। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कहां मौजूद हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज प्रोटीन फैट के अंदर। इन कार्बन कार्बन कंपाउंड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी, जो हमारे विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होगी फॉर अ डिफरेंट फंक्शन। इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का टूटना। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कहां हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे ग्लूकोज प्रोटीन और फैट के अंदर। इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के टूटने से क्या निकलेगी? एनर्जी। ये एनर्जी हमारे डिफरेंट फंक्शन, विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होगी, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। एक इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था, आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताइए, और बोर्ड एक दे दिया था, आप पढ़ा के दिखाइए, बताइए एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है। हमसे पूछ रहा था, मैडम से पूछ रही। आकाश में जब पढ़ाने गए, आकाश में 26 तारीख थी, 26 जनवरी थी, अभी ऐसे चल रहा था, उस दिन कोचिंग बंद रहती है। इनका ऐड निकला था, मैंने देखा पेपर में, बोला टीचर्स की जरूरत है, लेक्चरर चाहिए, सब फला फला इतना इतना पेमेंट। पहले टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डेमो लेक्चर होगा, फिर इंटरव्यू होगा। हमने टेस्ट दिया, यही एक ही ब्रांच खुली थी 2009 में, कपूरथला ब्रांच आकाश की। मैंने टेस्ट दिया तो फोन आया कि आपने क्वालिफाई कर लिया, आप आ जाइए। हमने बोला हमने क्वालिफाई किया, कितना नंबर मिला है? तो नंबर तो नहीं बताया, लेकिन आपने क्वालिफाई कर लिया, और लखनऊ में पहले आप है जिन्होंने क्वालिफाई किया मेरा पेपर। ये भी कहा उसने, मिश्रा ने। 2009 की बात है, आकाश एक ही सेंटर था उस समय, कपूरथला साइड पर। वो सेंटर भी शिफ्ट हो गया कहीं पर। फिर बोला आपको इंटरव्यू के लिए, डेमो लेक्चर के लिए जाना पड़ेगा। तो डेमो लेक्चर के लिए बोला दिल्ली जाना पड़ेगा। बोला फला तारीख को, उस समय से क्लास चल रही थी मेरी, हमने इस तारीख को नहीं जाएंगे। हमने कहा होली से जस्ट पहले जाएंगे, उस समय क्लास मेरी खत्म हो रही थी, एक या दो 3 मार्च में गया था। मैंने कहा ठीक है, उस समय चले जाइएगा। मैं गया दिल्ली में क्या हो, टीचर आके बैठ गए, तुम्हारी जगह टीचर बैठ गए। बोलिए आप पढ़ाइए। तो क्या आप हमसे पूछने लगे पहले सिंपल। तो हमने कहा ठीक है, आप बोलिए क्या पढ़ाना है। तो बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल आप पढ़ाइए। आप पढ़ाइए डिटेल। और जहां प्लाज्मा में मुझे सेल्स में पकड़ ही नहीं पाएगा, तो दोनों जो भी टीचर बैठे पकड़ ही नहीं सकते, हम उनसे पूछ ले उल्टा फेल हो जाते हैं। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत जबरदस्त है। हम तो बहुत डिटेल पहले पढ़ाते थे, अब तो उतना पढ़ाते नहीं कभी। तो मैंने पढ़ाना चालू किया डिटेल, 20 मिनट तक पढ़ाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रोका, एक कैमरा भी लगा था, अंदर बैठे वो तनेजा साहब थे जो मालिक थे, वो भी देख रहे थे हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो फिर जैसे ही मेरा डेमो खत्म हुआ है, मैं वीआईपी बन चुका था उस समय। मेरी आओ भगत होने लगी,
मैं टिकट जो ले गया तो उसका पैसा रीएम्बर्स कर दिया, खाने पीने का। मेरी को थोड़ी तबियत में चादर वादर लेने का हवा लग गई थी, मुझे थोड़ा अजीब से लगने लगा था, तो फिर उन्होंने दवा भी मंगा के दी साहब। फिर लेकिन दिल्ली वाले होते हैं बहुत चालाक, वो तो इसलिए मेरे 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 पे खर्च कर दिया पैसा, मेरा टिकट विकट का सब पैसा रीएम्बर्स कर दिया। मैं अंदर गया, मालिक ने बुलाया, जो मालिक था तने ने बुलाया, निगोशिएशन। दिल्ली के लोग निगोशिएशन में बहुत होते हैं, पैसे के मामले में बहुत जबरदस्त होते हैं, दिमाग तेज होता है। तो कहता है हाउ मच यू एक्सपेक्ट, कितना पैसा। उस समय हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उस हिसाब से बता दिया। मैंने कहा एनीथिंग नॉट लेस देन दिस अमाउंट, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो बोला 15 दिन आपको लखनऊ रहना पड़ेगा, 15 दिन आपको यहाँ दिल्ली आना पड़ेगा। मैंने कहा आ नहीं सकते, मेरे पेरेंट्स उस समय थे। मैंने कहा पेरेंट्स है मेरे, हम आ नहीं सकते, मैंने उनको नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है करिए, लखनऊ सेंटर पढ़ाइएगा। उस समय मैं डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रहा था, यहाँ भी पढ़ा था, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो वो बोले कि आपको डिग्री कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ सकते। तो बोले कि आप पार्ट टाइम हमारे क्या ज्वाइन कर लिए। तो मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। जब मुझे छुट्टी होती थी तब जाते थे, और मेरा पेमेंट कैसे होता था सुन लो, ऐसा आज तक किसी के शायद ना होता हो, घंटे के हिसाब से पेमेंट होता था, कितने घंटे हम क्लास ले रहे हैं। तो ये है चीजें। तो मुझे याद आ जाती कुछ चीजें, जब मैं पढ़ाता हूं तो दिमाग में आ जाती हैं, तो मैं बोल देता हूं, चलो कोई बात नहीं, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे भी सीखने को कभी कभी मिलता है। तो कुछ बातें समझ में आई। रेस्पिरेशन मुझे पूछा गया था सवाल, इसने मैंने बता दिया। कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कहां हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज प्रोटीन फैट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी, जो हमारे विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होती है, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज प्रोटीन फैट्स, ग्लूकोज प्रोटीन फैट्स जिनके टूटने से हमको एनर्जी मिलती है, उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ग्लूकोज प्रोटीन फैट्स को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। कुछ पौधों में ऑर्गेनिक एसिड जैसे मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इनके टूटने से भी एनर्जी निकलती है, यानी ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। कुछ पौधों में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये भी होते हैं, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कॉमन क्या क्या है, पहले ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, फैट्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है जैसे मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड ग्लूकोज है। अगर सबसे पहले ग्लूकोज अवेलेबल है तो सबसे पहले ग्लूकोज के ही कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे। तो जब बच्चा खेल करके आता है बहुत थका है, तो मां उसे ग्लूकॉन डी पिलाती है, ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है। गांव में जाते हैं पानी के साथ पेठा या गुड़ देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी करेंसी तो एटीपी है, वो सेल का पैसा है, एनर्जी करेंसी है। लेकिन तुरंत ऊर्जा देने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, जिससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इजी होता है और वो जल्दी एनर्जी रिलीज करता है। तो अक्सर तुम ज्यादा खा लो ना किसी दावत वावत में, तो मीठा खाने का मन करता होगा, क्योंकि ज्यादा जो तुमने प्रोटीन और फैट खा लिया है वो एनर्जी तो रिलीज कर नहीं पा रहा जल्दी से, तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो खाने में ही देखो, दावत में भी आखिर में मीठा होता है, मीठे से तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो मोस्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, मोस्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। इसके बाद लिपिड्स होते हैं, फैट, और उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन जब रेस्पायर होती तो ये एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कहीं जमा नहीं होती, प्रोटीन से प्रोटोप्लाज्म बनता है, और प्रोटोप्लाज्म नई कोशिकाओं के लिए जरूरी है, इसलिए प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए। प्रोटीन क्यों चाहिए, हमारे शरीर की डोला शोला बनाने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नई कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म बनाता है, नई सेल्स के लिए प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटीन कहां होती है, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटीन रेस्पायर होने लगी तो प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगेगा, तो जीवन मरण पे आ जाएगा, यानी आप मर सकते हैं। आपने उपवास रखा, आपने रखा कुछ नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी का पहले ग्लूकोज खत्म होगा, ग्लूकोज के बाद चर्बी गलेगी, फैट्स, और लास्ट में कौन आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब प्रोटोप्लाज्म रेस्पायर होने लगा है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन टूटने लगी हैं, तो प्रोटोप्लाज्म के टूटने से सेल्स नष्ट होने लगेंगी, सेल्स, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
तो प्रोटीन्स बाद में आती हैं, अब नॉर्मल है। सबसे पहले ग्लूकोज हो गया, फिर लिपिड फैट हो गया और फिर प्रोटीन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन ऑल द एनर्जी इज नॉट रिलीज इन ए सिंगल स्टेप। देखो, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है, हम जानते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया, लेकिन तुम अभी याद रखो, तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है। अगर एक ही स्टेप में इतना एटीपी निकल जाएगा तो वो सेल ही जल जाएगी जहां से बनेगा। एक बार में सारी ऊर्जा नहीं निकलती। एक बार में अगर सारी ऊर्जा निकल जाएगी तो पूरी सेल जल जाएगी। तो एनर्जी इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। एनर्जी धीरे धीरे निकलती है, क्रमानुसार स्टेप वाइज निकलती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, अभी हम ग्लाइकोलाइसिस बताएंगे तो उसमें बताएंगे 10 स्टेप होते हैं। कितने? केवल 2 स्टेप पे एनर्जी निकलती है वहां, जो थोड़े से बड़े होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप पे ऊर्जा नहीं निकलती, ना एक स्टेप पे निकलती है। कुछ स्टेप थोड़े बड़े होते हैं, उनमें एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। रेस्पिरेशन में एनर्जी धीरे धीरे निकलती है, स्टेप वाइज निकलती है। सारे स्टेप्स में एनर्जी नहीं निकलती। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप्स हैं जहां पे एनर्जी निकलेगी और एटीपी बनेगा। रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। रेस्पिरेशन के रिएक्शंस को एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली। भोजन के टूटने से जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी, वो डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है दैट एनर्जी रिलीज इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो सीधे इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते, पहले उसको बदलना पड़ेगा। इसमें एटीपी में दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। पहले ये एनर्जी एटीपी बनाएगी। फिर कहता है जब कभी जहां कहीं हमको ऊर्जा की जरूरत है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एंड वेयर एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज। जहां ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वेन एवर जब कभी, वेयर एवर जहां कहीं हमको ऊर्जा की जरूरत है तो एटीपी टूटेगा। तो एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर पूछा जाए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तो ग्लूकोज लगाना, तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज। एनर्जी करेंसी पूछे क्या है तो एटीपी है। क्या है? एटीपी। एनर्जी इज यूज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को जहां जहां ऊर्जा की जरूरत होगी वहां पर यह एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। ऑर्गेनिज्म को जहां जहां ऑर्गेनिज्म की जिन प्रोसेस में ऊर्जा की आवश्यकता है वहां वहां यह एनर्जी जाके इस्तेमाल हो जाती है। द कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर यूज्ड एज प्रिकर्सर्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन ए सेल। देखो, रेस्पिरेशन में केवल एनर्जी नहीं बनती, कुछ कार्बन कंपाउंड्स भी बनते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल हम सिखाएंगे तुम्हें, उसमें 10 ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। पूरी क्रेब्स साइकिल में कितने ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं? ये 10 ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ये एक तरह के कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये भी बनते हैं एटीपी के अतिरिक्त। इनका क्या होता है? ये जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये पूर्वज हैं, प्रिकर्सर्स हैं। ये पूर्वज होते हैं और इनकी मदद से सेल के अंदर तमाम प्रकार के बायोमोलिक्यूल की बायोसिंथेसिस होती है। तो रेस्पिरेशन से 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो एनर्जी मिल रही है, दूसरा कुछ कार्बन कंपाउंड्स भी पैदा हो रहे हैं। क्रेब्स साइकिल में 10 ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ये कार्बन कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन में पैदा होते हैं, ये एक तरह के प्रिकर्सर हैं, पूर्वज हैं, और इनकी मदद से बहुत सारे और कंपाउंड्स की बायोसिंथेसिस होती है जिनको सेल की जरूरत है। फिर आता है डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या पौधे भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं? प्लांट्स हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। पौधों में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसेल्स होते हैं। अब ये कहोगे लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स एक तरह के छेद हैं, पोर्स हैं। जैसे स्टोमेटा छेद होते हैं,
वैसे लेंटिसेल, लेकिन लेंटिसेल पुराने चौड़े तनों पर होते हैं, जड़ों पर होते हैं। तो तने और जड़ कैसे सांस लेते हैं? इन लेंटिसेल्स की मदद से। पत्तियां कैसे सांस लेती हैं? स्टोमेटा की मदद से। तो स्टोमेटा और लेंटिसेल से गैसेस एक्सचेंज होता है। दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स लाइक एनिमल। इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एनिमल्स की तरह। पौधों के पास कोई लंग्स वगैरह नहीं होते, लंग्स या गिल्स वगैरह नहीं होते। पौधों के पास कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। गैसेस एक्सचेंज के लिए दो ही चीजें हैं, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं। तो ये क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजंस व्हाई प्लांट्स कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पौधों के पास कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। पौधे गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इनके पास कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। पौधों के पास विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ना होने के कई कारण होते हैं। यहां 3 कारण दे रखे हैं जो एनसीईआरटी ने। पौधों के पास क्यों नहीं पाए जाते विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे लंग्स? पौधों में गैसेस एक्सचेंज तो हो रहा है स्टोमेटा और लेंटिसेल्स की मदद से, लेकिन कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे लंग्स वगैरह नहीं होते। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर। कह रहा कि बहुत कम गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। पौधों में गैसेस ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। क्यों? पत्तियां अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेती हैं स्टोमेटा की मदद से, तने और जड़ें अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं लेंटिसेल्स की मदद से। तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं कि पत्ती से ऑक्सीजन तने तक जाए और तने से जड़ तक जाए। पौधे का हर एक ऑर्गन अपने गैस की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लेता है। पत्तियां स्वयं रेस्पायर कर लेती हैं स्टोमेटा की मदद से, तने स्वयं रेस्पायर कर लेते हैं लेंटिसेल्स की मदद से, जड़ें स्वयं रेस्पायर कर लेती हैं लेंटिसेल्स की मदद से। इसीलिए पौधों में कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, क्योंकि पौधे का प्रत्येक भाग अपने गैस की आवश्यकता की पूर्ति, गैसेस रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी कर लेता है। और एक ऑर्गन से, एक पौधे के पार्ट से दूसरे पार्ट तक गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड है, बहुत, क्योंकि पौधे का हर एक पार्ट अपने गैस की नीड को स्वयं पूरा कर ले रहा है। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। कि पत्ती से ऑक्सीजन जा रही तने की तरफ, तना तो खुद ही अपना काम कर ले रहा है लेंटिसेल से। दूसरा, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। अरे पौधों में बहुत ज्यादा सांसें नहीं चलती, पौधों को बहुत अधिक गैसेस एक्सचेंज की आवश्यकता ही नहीं है। अरे हमारी सांसें कुछ देर के लिए रुक जाए तो हम मर जाएंगे, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। पौधों को बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। रूट स्टेम लीव्स रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू। जड़ों, तनों और पत्तियों में जो रेस्पायरेशन की रेट है वो एनिमल्स की तुलना में बहुत कम होती है। पौधों में रेस्पायरेशन की रेट बहुत कम है, सांसें बहुत धीमी चलती हैं। एनिमल्स में रेस्पायरेशन की रेट बहुत ज्यादा है, और जरा सा भी रेस्पायरेशन कम हुआ या बंद हुआ तो एनिमल्स मर जाएंगे। पौधों में ऐसा नहीं है। तो पौधों में गैसेस एक्सचेंज की जो आवश्यकता है वो उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें रेस्पायरेशन रेट बहुत कम है। रूट सिस्टम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू। एनिमल्स की तुलना में रूट सिस्टम और लीव्स में रेस्पायरेशन की रेट बहुत कम होती है। एक और कारण बीसीसी में ही है, कहता है जब सेल फोटोसिंथेसिस करती हैं तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन उन सेल्स में पैदा हो जाती है। फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तो कहता है व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज, जब सेल में फोटोसिंथेसिस हुई, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज सेल्स। तो इन कोशिकाओं में जिनमें फोटोसिंथेसिस चल रही है
तो वहां ऑक्सीजन तो पहले से ही उपलब्ध है। यहां पर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकली इन सेल्स में पहले से ही मौजूद है। तो यहां पर क्या होगा, पौधों को बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज नहीं चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलती है सेल्स के अंदर, तो उन सेल्स को ऑक्सीजन तो ऐसे ही मिल गई है, तो उनमें गैसेस एक्सचेंज की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। तीसरा कारण, पौधों में कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होने का तीसरा कारण, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इज नॉट ग्रेट। गैसेस को जो दूरी तय करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। अरे यहां पर स्टोमेटा है, यहां से ऑक्सीजन आई, पत्ती में घुस गई, कितनी दूरी तय की। हम लोग में दूरी यहां से सांस ली और वहां सेल को, अंगूठे की सेल तक के भी जानी है ऑक्सीजन, तो हम लोग में गैसेस को काफी लंबी दूरी तय करनी है। प्लांट्स में गैसेस को ज्यादा दूरी नहीं तय करनी है। पत्ती के स्टोमेटा से ऑक्सीजन गई, पत्ती के अंदर सीधे घुस गई, कहां दूरी तय हुई, कहां ज्यादा दूरी तय हुई। तो 3 कारण बताओ जिसकी वजह से पौधों में कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, फिर भी उनमें रेस्पिरेशन होता है बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। पहला कारण, पौधों में बहुत गैसेस ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। पौधों में वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है, क्योंकि पौधे का हर एक पार्ट अपने गैस की नीड को खुद पूरा कर लेता है। पत्तियां स्वयं रेस्पायर कर लेती, तने जड़ें स्वयं रेस्पायर कर लेते, इसीलिए पौधे में गैसेस ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है, इसीलिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए। दूसरा, पौधों में बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, उतनी तेज सांसें नहीं चलती जैसे एनिमल्स में होता है। पौधों में गैसेस एक्सचेंज की दर बहुत कम है। रूट सिस्टम और लीव्स में रेस्पिरेशन की रेट एनिमल से बहुत कम होती है, और वो कोशिकाएं जिनमें फोटोसिंथेसिस चल रही है उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकली, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो गई, तो वहां पर भी कोई गैसेस एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी। तीसरा कारण, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इज नॉट ग्रेट। जो दूरी तय करनी है गैसेस को, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। अरे ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू पत्ती के अंदर गई, कितनी दूरी तय की, बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये 3 कारण ध्यान रखना, ये 3 कारण ये साबित करते हैं, ये 3 कारण ये साबित करते हैं कि पौधों में कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है। पौधे का प्रत्येक भाग अपने गैस की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लेता। गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम है पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, क्योंकि हर एक पार्ट अपने गैस की नीड को खुद पूरा कर लेता है। पौधे में बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा नहीं होती, बहुत स्लो रेट से रेस्पिरेशन होता है। रूट स्टेम और लीव्स, इनमें रेस्पिरेशन की रेट्स एनिमल से बहुत कम है, और गैसेस को जो दूरी तय करनी है वो बहुत कम है, इसीलिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है। चलो, ये इक्वेशन है पूरी, इधर देखो, इक्वेशन है C6H12O6। तो यहां पर सबसे पसंदीदा मोस्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से ही लिया रखा है एनसीईआरटी ने। ग्लूकोज का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ग्लूकोज हो गया ये C6H12O6, 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, 686 किलो कैलोरी एनर्जी या 2880 किलो जूल। किलो कैलोरी से किलो जूल में बदल लेना, 686 किलो कैलोरी को जूल में बदलो, 2880 किलो जूल, 686 किलो कैलोरी या 2880 किलो जूल हो गया। अब जरा देखना, इस 686 एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है जरा बता दो हमको। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी नॉर्मली बनता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है। कुछ लोग 36 कहते हैं, कुछ लोग 32 कहते हैं, कुछ लोग 32.5 कहते हैं, कुछ लोग 34 कहते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है, तो यहां से सवाल आना नहीं चाहिए। आ जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम 38 मानो भी। एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बन रहा है? 38। एक एटीपी में जो ऊर्जा होती है वो 7.3 किलो कैलोरी है। एक एटीपी में कितनी एनर्जी है? 7.3 किलो कैलोरी। एक एटीपी में कितनी ऊर्जा? 7.3। तो 38 में कितनी होगी? 38 इंटू 7.3 कितना आया?
277 के पास आसपास आएगा, 277 आएगा पॉइंट समथिंग, ठीक है। अरे भैया 38 एटीपी में कितनी एनर्जी निकली? 277 के आसपास, और निकली कितनी थी? 686। तो यानी 277 686 का कितने परसेंट हुआ? लगभग 40%। तो रेस्पिरेशन की जो एफिशिएंसी है वो 40% है, बाकी 60% एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में बेकार है। नहीं समझ में आया? 686 किलो कैलोरी एनर्जी से कितना एटीपी बना? अरे भैया एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है? 38। एक एटीपी में कितनी एनर्जी है? 7.3 किलो कैलोरी। 38 में कितनी होगी? 220, 277, 277 680 का 686 का 277 686 का लगभग 40% है। तो यानी ज्यादातर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। लगभग 60% एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो गई। 40% एनर्जी से 38 एटीपी बन गए, ठीक। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ज्यादातर एनर्जी हीट के रूप में निकल गई। 60%, 40% से 38 एटीपी बन गए। प्लांट सेल कैटाबोलाइज ग्लूकोज इन सच अ वे। पौधे ग्लूकोज को कुछ इस तरीके से कैटालाइज करते हैं दैट ऑल द एनर्जी इज नॉट लॉस्ट एज हीट, ताकि सारी एनर्जी हीट के रूप में ना निकल जाए। थोड़ी एनर्जी एटीपी बना देती है। इतनी एनर्जी 277 कितने एटीपी बना देती है? 38 एटीपी बना देती है। तो प्लांट सेल ग्लूकोज को कुछ इस तरीके से तोड़ती है कि सारी ऊर्जा हीट के रूप में बर्बाद नहीं होती। कुछ ऊर्जा को पकड़ करके एटीपी बना दिया जाता है। लगभग 40% एनर्जी से 38 एटीपी बन जाते हैं। 40% मतलब इतनी। तो प्लांट सेल कैटाबोलाइजेस ग्लूकोज इन सच अ वे दैट ऑल द एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट। प्लांट सेल ग्लूकोज को कुछ इस तरीके से कैटाबोलाइज करते हैं कि सारी एनर्जी हीट एनर्जी में वेस्ट नहीं होती। कुछ एनर्जी ट्रैप हो जाती है और एटीपी में बदल जाती है। ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। इस इक्वेशन को देखने से लगता है ये पूरा एक स्टेप में पूरी हो रही, नहीं, ये बहुत सारे स्टेप्स को मिला के एक इक्वेशन बनाई गई है। रेस्पिरेशन की इक्वेशन एक स्टेप में पूरी नहीं होती। अगर एक स्टेप में इतनी ऊर्जा निकल जाएगी तो सेल्स जल जाएंगी। ये बहुत सारी इक्वेशंस को मिलाने के बाद एक इक्वेशन बनी है। तो ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन वन स्टेप। ग्लूकोज एक स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ही 10 स्टेप हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कितने स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस में? 10। उसके बाद भी और स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल और ईटीएस में। ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप। ग्लूकोज केवल एक स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं होता, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन उन स्टेप्स में कुछ थोड़े बड़े होते हैं। सम स्टेप्स आर लार्ज इनफ दैट एनर्जी रिलीज कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। कुछ स्टेप्स थोड़े बड़े होते हैं और इन स्टेप्स में जो ऊर्जा निकलती है वो यूटिलाइज हो जाती, इस्तेमाल होती है और उससे एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप हम बताएंगे। 10 में से 2 स्टेप काफी बड़े होते हैं और उसमें जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी बनाती है, वो एटीपी बनाती है। तो हर एक स्टेप पे एटीपी नहीं बनता। देखो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बहुत सारे स्टेप्स में होगा और हर एक स्टेप पे एटीपी तैयार नहीं होगा। वो स्टेप जो थोड़े से बड़े हैं उनमें जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा से वहां पे एटीपी बनेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के ऐसे 2 स्टेप्स होते हैं 10 में से। तो देखो ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन वन स्टेप बट इन सेवरल इन स्मॉल स्टेप्स। ग्लूकोज एक स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं होता, छोटे छोटे ढेर सारे स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होता है। सम स्टेप्स आर लार्ज इनफ, कुछ स्टेप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। दैट एनर्जी रिलीज कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। इन बड़े स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होती है
वो एटीपी बनाती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप्स काफी बड़े होते हैं, वहीं पर ही एटीपी बनता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, देखो कितना O2 है, 6 O2 ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये प्रोडक्ट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 तरह का, ऑक्सीजन उपस्थित है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अनुपस्थित है, एब्सेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट वर लिव्ड इन एनारोबिक कंडीशन। पहली सेल्स जो दुनिया में आई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। इस पृथ्वी पर पहली सेल बनी थी वो एनारोबिक कंडीशंस में आई थी, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन थी ही नहीं। पृथ्वी पर उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, एनारोबिक कंडीशंस थी। वो सेल थी कीमो हेटेरोट्रॉफिक, सेल थी कीमो हेटेरोट्रॉफिक। वो सेल परपोषी थी, कीमो हेटेरोट्रॉफिक थी। एनारोबिक 2 तरह के होते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर एनारोबिक हो गए तो वो फैकल्टेटिव है। जो हमेशा एनारोबिक है, हमेशा एनारोबिक है, वो ऑब्लिगेट है। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, जो जरूरत पड़ने पर एनारोबिक हो गए, ये होते एरोबिक हैं। फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं एरोबिक, लेकिन जरूरत पड़ने पर एनारोबिक हो जाते हैं। जैसे एस्कैरिस है, एस्कैरिस अगर बाहर है तो एरोबिक है, लेकिन जब हमारे पेट में चला गया तो जरूरत पड़ने पर कैसा हो गया, एनारोबिक हो गया, तो उसे बोलेंगे फैकल्टेटिव एनारोब। माइकोप्लाज्मा है, ऑक्सीजन रहती है, एरोबिक है। ऑक्सीजन जैसे गायब हो गई तो एनारोबिक हो गया, तो जरूरत पड़ने पर एनारोबिक, फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक एनारोब्स नहीं होते, ये एरोबिक होते हैं, जरूरत पड़ने पर एनारोबिक होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। ऑब्लिगेट का मतलब जो हमेशा एनारोबिक हैं, कभी भी एरोबिक नहीं होते, ऑलवेज एनारोबिक, वो ऑब्लिगेट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। कैसे? अरे यहां पर अभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद हैं, ग्लूकोज बदल गया इथाइल अल्कोहल, ये तुम जानते हो, ये एनारोबिक है। फर्मेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इथाइल अल्कोहल, ये एनारोबिक है। अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद है C2, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। अरे भैया ग्लूकोज से CO2 बना, CO2 में तो एक ही कार्बन है, यहां पे कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बचे, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। कैसे पता लगा ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा? क्योंकि इथाइल अल्कोहल में अभी मौजूद हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का टूटना ही तो रेस्पिरेशन है। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बना तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल? ये पार्शियल है, तो ऊर्जा कम निकलेगी, हम आगे आगे बताएंगे। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड, ये तो इथाइल अल्कोहल है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है,
ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, ऐसे बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ग्लाइकोलाइसिस एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, और पायरुविक एसिड के अंदर अगर गौर से करो अभी क्या मौजूद है, पायरुविक एसिड के अंदर तो अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल है? ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। चूंकि पायरुविक एसिड में अभी 3 कार्बन है, यानी इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। इनमें कुछ स्टेप को मिला करके एक सवाल आया है 2023 में। इन्हीं में से जो स्टेप्स हमने बताए हैं, वेरियस स्टेप्स आए थे रेस्पिरेशन के 2023 में।